गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक। सो वेलकम टू स्कैफोल्ड केमिस्ट्री। मैं हूँ अरुणिमा और आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? पहले दिन हमने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को कैसे करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी, प्रिसाइशन, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन आज क्या हम पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस और उसके बाद कोई और टॉपिक। ठीक है, तो क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? तो पहले ये समझो कि जब हम केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में भी ऐसा ही है। तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? यूनिट्स को, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है कभी कभी। देखो, जैसे किसी ने तुमसे पूछा कि वन आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो? तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे जब बोलते हैं कोई कि किसी यूनिट को कन्वर्ट करना है तो तब आता है क्या? डायमेंशनल एनालिसिस। तो व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस से करते हैं उसे कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, या उसे यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम यूनिटरी मेथड से उसे करते हैं, ठीक है, इसलिए उसे यूनिट फैक्टर मेथड भी कहा जा सकता है या डायमेंशनल एनालिसिस भी कहा जा सकता है। सो व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? इट इज द process of converting one unit to another। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो जिस प्रोसेस से करेंगे उसे कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट फैक्टर मेथड। समझ में आया? क्लियर करते हैं इसे। अब देखो, जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ कुछ यूनिट हमें याद रखना पड़ता है। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 1 पिकोमीटर। ठीक है, ऐसे पिकोमीटर को ऐसे 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर मतलब कितना मीटर? 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसे एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना? 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। सही है। 1 नैनोमीटर के बाद 1 माइक्रोमीटर, इसे कहते हैं माइक्रोमीटर। मैं लिख देती हूँ, माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। और बाकी आप लोगों को खुद पता है, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये तो आपको पता है। लेकिन ये सारे यूनिट जनरली अभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एनकाउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे यूनिट्स भी हमें क्या करते हैं? हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि अभी इन यूनिट्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है। राइट, चलो ये देख लिया आप लोगों ने। अब इसे क्लियर कर देते हैं। ओके, अब देखो, अब क्या करना है? अभी हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट, चलो देखते हैं।
तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि अ बॉटल कंटेन्स 3 लीटर मिल्क, कन्वर्ट द यूनिट टू मीटर क्यूब। अब लीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे। हमें क्या पता है, हमें पता है 1 ml 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना याद रखो। अब देखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्या करना है हम लोगों को, देखते हैं। लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाओ, तो उसके बाद लीटर, अगर एक बार सेंटीमीटर से मतलब क्या करना है, हमें ये करना है कि मीटर जो है, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर को अगर लेके जाओगे तो फिर क्या होगा, लीटर से इजीली मीटर में लेके जा पाओगे। तो पहले देखते हैं तो क्या है, देखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सही है। तो इसे उल्टा करके लिखो, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू what, 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, सही है। देखो कैसे किया मैंने, यूनिटरी मेथड से किया। तो ये जो आ गया आपका, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कन्वर्शन फैक्टर। इसे क्या कहते हैं, कन्वर्शन फैक्टर, क्योंकि इससे मतलब इसी में देखो मीटर है सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है, हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यही है क्या, कन्वर्शन फैक्टर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू जितना आया वो होगा क्या, कन्वर्शन फैक्टर। तो जब भी कोई यूनिट को चेंज करोगे, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्शन फैक्टर। ओके, देखो इसका अब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्यूब हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, यूनिट के साथ ही लिखना है, राइट। तो 1 मीटर क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा 100, तो 100 को हम 10 की पावर 2 लिखें, उसके ऊपर अब देखो हुआ। चलो अब क्या करना है, हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर, तो आप इसे 1000 कर दो डायरेक्ट, इनटू 1000 किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इतना होता है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना होगा, तो कर। तो अब क्या हो जाएगा, इनटू 1000 करोगे तो डायरेक्ट करो मैं, 1 मीटर क्यूब, नीचे क्या है 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है, इनटू क्या करेंगे 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 टू द पावर, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब लिखा। अब सेंटीमीटर क्यूब काटो, सेंटीमीटर क्यूब काटो, कट गया, 10 टू द पावर 6 है और 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर 6 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6, और ये क्या है 10 टू द पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आया, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, देखो नोट करके रखो, इसे क्लियर करती हूँ, बाद वाला क्वेश्चन आपको। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ये हमने देख लिया, राइट। अब क्या करना है, हमारे पास क्या था 3 लीटर ऑफ मिल्क,
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। इसका मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो फिर 3 लीटर मतलब कितना होगा? 3 लीटर इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे करते हैं कन्वर्ट। तो पहले क्या करना है, जो भी यूनिट है उसे पहले 1 में लेके जाओ। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू जितना होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा कन्वर्जन फैक्टर, राइट? ओके, तो चलो अब इसे क्लियर करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी हमें एक क्वेश्चन दिया है कि 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या है ये है डेंसिटी। पता है कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट ये ऐसा ही नहीं है। हमें बोला है कि इसे कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट इन SI यूनिट, राइट? ओके, तो अब देख लो क्या करना है। हमें ये करना है कि पहले लिख लेते हैं डेंसिटी, मतलब D इज इक्वल्स टू कितना है? 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब ग्राम मतलब क्या? अगर इसे इस साइड में कन्वर्ट करना है तो ग्राम मतलब इसे केजी में लेके जाना है, राइट? 1 kg मतलब कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1 kg मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। तो उल्टा करके लिख लो कि 1000 ग्राम। अब देखो तुम्हें कन्वर्ट क्या करना है? ग्राम से केजी ना, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा क्या? 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। हाँ, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg बाई 1000 ग्राम। ओके, हाँ, अब देखो ये क्या है? ये है हमारा कन्वर्शन फैक्टर। मैंने बोला है कि जब भी किसी यूनिट को 1 में करते हैं तो 1 यूनिट इक्वल्स टू जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा? कन्वर्शन फैक्टर। तो अब देख लो, हो गया 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg बाई 1000 ग्राम। तो अब क्या हो रहा है? इंटू 1 ग्राम है, तो ये ग्राम ग्राम कटेगा। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना है? 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्वल्स टू, ये देखो 1000 नीचे, इसका मतलब क्या है? 10⁻³ kg। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने कन्वर्शन फैक्टर क्या है ये दिखाने के लिए ये पूरा करके दिखाया। ओके, तो चलो इसका मतलब हमें आ गया कि ग्राम की जगह पे क्या बैठाना है? इंटू 10⁻³ kg। ओके, अब देखो नीचे में क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है, इसे क्या करना है? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब देखो, अब लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर। मैंने इसे ऊपर लेके चली गई तो क्या हो गया? 10⁻²। तो फिर क्या होगा? अब सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, सबको क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा? ये भी क्यूब हो जाएगा, 10⁻² क्यूब मीटर क्यूब। इसका मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हुआ। तो अब इसे यहाँ पे बैठा दो
-3 kg by सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁻6, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। आप कर लो, क्या करोगे 1.5 10⁻⁻6 को ऊपर लेकर जाओगे तो +6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10⁻+6, इसका मतलब +3 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आया? ओके, चलो आई होप कि समझ में आ गया है। तो ये था क्या, ये था डायमेंशनल एनालिसिस। तो आई होप कि डायमेंशनल एनालिसिस क्लियर है। ठीक है, अब जाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या, जब कोई एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स खुद के बीच में कंबाइन करेंगे तो किन लॉज के बेसिस पे वो कंबाइन करेंगे, वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें बहुत सारे लॉज हैं। तो पहला जो लॉ है वो क्या है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब ये है, ये रिएक्शन से समझो। ए एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करेंगे। ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, इन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके प्रोडक्ट तैयार किया सी एंड डी। सोच लो ए का मास है x ग्राम, बी का मास है y ग्राम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का जितना मास होगा टोटल, प्रोडक्ट जो है उनका टोटल मास भी सेम होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो मास होगा, कंबाइंड मास ऑफ C प्लस D कितना होगा, x प्लस y। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जो जो रिएक्टेंट्स खुद में कंबाइन कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट जितने मास में खुद के साथ कंबाइन कर रहे हैं, उतना ही मास प्रोडक्ट का भी टोटल मास उतना ही होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोल रहा है कि जितने सारे रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उनका जो मास है, टोटल मास, प्रोडक्ट का भी उतना ही टोटल मास होगा, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मास इज लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास ये है, इसका डेफिनेशन ये है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही तो है कि ए और बी उनसे तैयार हुआ C प्लस डी, तो उनका अगर मास अलग होता तो हम कह सकते थे कि मास चेंज हुआ है, डिस्ट्रॉयड हुआ है या क्रिएट हुआ है, लेकिन सेम मास। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यही हुआ है कि इन केमिकल रिएक्शन और केमिकल कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या हुआ, इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन टोटल मास remains same. That means mass can neither be created nor be destroyed. Okay, ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद और भी लॉज हैं, तो वो वाले लॉज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ये फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम बाकी लॉज देखेंगे। ओके, मुझे पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा पार्ट हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट हो रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो होने दो पार्ट्स, उससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और हाँ, कमेंट करना भी मत भूलना। चलो टाटा, बाय बाय।